विकास प्रशासन वह भाग जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का समर्थन करता है, समाज के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। सर्वप्रथम प्रयोग यूएल गोस्वामी द्वारा अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1955 में किया। विकास प्रशासन के पिता जॉर्ज गेंट, इनकी बुक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट गोल एंड मेथड्स। विकास प्रशासन उद्योग के कारण द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात नव स्वाधीन देशों का उद्योग यूएसए व रूस द्वारा नव स्वाधीन देशों को आर्थिक तकनीक सहायता, यूएन द्वारा स्वाधीन देशों को तकनीक आर्थिक सहायता, पाश्चात्य विकास प्रतिमान का असफल होना अथवा विकासशील देशों में एक स्थानीय विकास प्रतिमान की आवश्यकता थी। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का योगदान, ये एएसपी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भाग था। विकास प्रशासन बहुआयामी अवधारणा, विकास प्रशासन समाज के सर्वांगीण विकास का समर्थक है। लक्ष्योन्मुखी विकास प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्योन्मुखी या समयोन्मुखी विकास प्रशासन अपने उद्देश्यों को समय पर पूरा करने का समर्थक है। परिवर्तनोन्मुखी यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समर्थक है। प्रतिबद्ध प्रशासन यह समाज के पिछड़े गरीब शोषित वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासनिक सुधार विकास प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक विकास आवश्यक है। यह ग्राहकोन्मुखता जन सहभागिता का भी समर्थक है। समन्वय पर बल। फिर आता है विकास प्रशासन के उद्देश्य, सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं का प्रशासन करना, उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों योजनाओं का निर्माण करना, विकास कार्यक्रमों योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं की समीक्षा का मूल्यांकन करना, उपयुक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक सुधार और नवाचार करना, विकास कार्यक्रमों में सहभागिता को सुनिश्चित करना। विकास प्रशासन माध्यम या सदन माध्यम में विदेशी अनुदान, एनजीओ, मीडिया संविधान, राज्य सरकार, लोक सेवक है, सीएमओ है, सचिवालय, सलाहकार परिषद, पीएमओ, गृह मंत्रालय, कार्यालय आदि। विकास प्रशासन में तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम लोक कल्याणकारी आवश्यकताओं पूर्ति करता है। प्रशासनिक विकास में प्रशासनिक सुधारों माध्यम है। लोक प्रशासन साहित्य विषय वस्तु रूप से अपराध बनाया। लोक प्रशासन के शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। विकास प्रशासन पहचान को संकट काल में लोक प्रशासन के अस्तित्व बनाए रखने में सहायता प्रदान की। परंपरागत प्रशासन में विकास प्रशासन अंतर, परंपरागत प्रशासन 1947 से पूर्व का यथास्थिति का समर्थक उद्देश्य सरल समर्थक केंद्रीकरण पर बल देते हैं और पुलिस राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। विकास प्रशासन 1947 के बाद बहुआयामी परिवर्तनों का समर्थक उद्देश्य कठिन शक्तियों पर विकेंद्रीकरण पर बल लोक कल्याण का राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। फिर आता है मुख्य कार्य, पुराने माले का कानून, शांति व्यवस्था बने रखना, सोपान, कठोरता, अनुसरण बल, लाल फीता सही, ज्यादा जन सहभागिता का अभाव, आविष्कार सुधारों का विरोध, अत्यधिक नियम एवं कानून पर अत्यधिक बल, या नए कार्य समय पर पूरे नहीं होते थे। मुख्य कार्य इनका लोक कल्याणकारी कानून व्यवस्थाएं, गतिविधियों संचालन, सोपान, लचीलापन, तुलनात्मक रूप से लाल फीता सही, कम जन सहभागिता युक्त प्रशासन, आविष्कार सुधारों पर बल, नियम एवं कानून लचीलेपन पर बल, समय उन्मुखी। विकास प्रशासन समस्या, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, इच्छा शक्ति का अभाव, मंत्री वर्सेज लोक सेवक या सामान्य विकास का विवाद, विकास कार्यक्रम जन सहभागिता का अभाव, गठबंधन सरकारों का दौर, तकनीक उन्नयन का अभाव, परंपरागत समाज प्रशासन लाल फीताशाही। विकास प्रशासन है तो आदर्श स्तरीय प्रशासन में लाल फीताशाही को कम किया जाना चाहिए, परंपरागत समाज की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। विकास प्रशासन तकनीक रूप से मजबूत बनाना, एक राजनीतिक पार्टी प्रभुत्व और जन सहभागिता का सुनिश्चित करना, विशेषज्ञों को एकीकृत सोपान के साथ प्रशासन शामिल किया जाना चाहिए। राजनीतिक इच्छा से जागृत करना, प्रशासनिक भ्रष्टाचार कम करने तो डिजिटल तकनीक को अपनाना। विकास प्रशासन क्षेत्र सामान्य प्रशासन उन संस्थानों संगठनों शामिल किया जाता है जिनके विकास कार्यक्रम में संगठन प्रमुख भूमिका थी। पीएमओ, सीएमओ, नीति आयोग और विकास प्रशासन एजेंसी में उन विभागों शामिल किया जाता है जिनका नीति निर्माण कार्य समीक्षा में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। प्रत्यक्ष पंचायत राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास संस्थाएं आदि। पोस्टकॉर तकनीक, ये गोली की तकनीक है जो मिलकर पी मतलब गतिविधि निर्माण, ओ मतलब ऑर्गेनाइज, एस मतलब भर्तियों का कार्यवाही करना और डी मतलब डायरेक्शन को मतलब कोऑर्डिनेशन और आर मतलब रिपोर्ट, बी मतलब वित्तीय संस्थान बजट। प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन, विकास प्रशासन उद्देश्यों को प्राप्त करने तो प्रशासन समय दर सुधार और परिवर्तन हेतु आवश्यकता प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए जाते, नवाचार किया जाता है, आउट ऑफ डेवलपमेंट किया जाता है। स्वतः लोक सेवकों को प्रशिक्षण, विकास कार्यक्रम योजनाओं को लागू करने से पूर्व उनके संतंगत लोक सेवकों को दिन प्रशिक्षण दिए जाते। रास्ता में खंड विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। ITRPRA में मानवीय मूल्य एवं परंपराएं सरकार प्रशासन द्वारा विकास कार्यक्रम लागू करने से पूर्व मानवीय मूल्य पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जन सहभागिता विकास प्रशासन महत्वपूर्ण तकनीक है। फिर आता है प्रशासनिक विकास, विकास प्रशासन उद्देश्यों को प्राप्त करने तो प्रशासन में दिए गए संस्थान प्रक्रिया तो व्यवहार में सुधार प्रशासनिक विकास है। वस्तुतः यह प्रशासन का विकास है। प्रशासनिक विकास का माध्यम यह विकास प्रशासन की सफलता का माध्यम है। क्योंकि विकास उद्देश्यों का प्रशासन औपनिवेशिक व्यवस्था नकल है। प्रशासन परंपरागत पद्धतियों कानून निर्माण में परिवर्तन हेतु प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, उच्च अधिकारियों अधीनस्थ में समन्वय का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, संसाधनों का अभाव, आर्थिक और मानवीय
प्रशासन तकनीक नवाचार एवं कमी, मंत्रियों लोक सेवकों के बीच विवाद, जागरूकता अभाव, परंपरागत नियम एवं कानून। प्रशासनिक विकास के लिए आदर्श स्थिति। भ्रष्टाचार की तकनीक के माध्यम से खत्म किया जाना चाहिए, लाल फीता से खत्म किया जाना चाहिए, उच्च अधिकारियों अधीनस्थों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, प्रशासन तकनीक नवाचार किया जाए, जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मंत्रियों लोक सेवकों विवादों को निपटान किया जाना चाहिए, राजनीति इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए और परंपरागत नियम एवं कानून के स्थान पर नए कानून निर्माण किया जाना चाहिए। विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में अंतर। विकास प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर बल, प्रशासनिक विकास प्रशासनिक सुधार नवाचार पर बल। ये बहुआयामी, ये एक आयामी, ये प्रशासन पर विकास, ये प्रशासन का विकास, ये प्रशासन द्वारा है, ये व्यापक, ये संकुचित, ये प्रशासनिक विकास का माध्यम, ये विकास प्रशासन की सफलता का आधार है। और नवलोक प्रशासन और विकास प्रशासन में अंतर। नवलोक प्रशासन का उद्भव अमेरिकी सामाजिक आर्थिक असंतोष का कारण परिणाम के स्वरूप और विकास प्रशासन का उद्देश्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रशासन नव स्वाधीन देशों को दिए। ये विकसित देशों के लिए प्रासंगिक, ये अवतरण विकासशील देशों के लिए प्रासंगिक, ये भी नौकरशाही पर निर्भर विकास प्रशासन। लोक प्रशासन पर एलपीजी का प्रभाव। राज्य के पक्ष बेलन सिद्धांत का उदय। नौकरशाही की सीमित भूमिका। और लोक प्रशासन करता है नियंत्रणकर्ता के स्थान पर वितरणकर्ता सेवाकृत लोक प्रोत्साहनकर्ता के रूप में। लोक प्रशासन ई गवर्नेंस पर बल, नौकरशाही का आकार में कटौती, प्रशासनिक सुधारों पर बल, सिटीजन चार्टर एक्ट, आरटी एक्ट, नीति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ती भूमिका। लोक प्रशासन ग्राहकोन्मुखता पर बल, लोक प्रशासन जन सहभागिता का समर्थन, पीपीपी मॉडल, सरकारी संसाधन समुचित उपयोग पर बल। और फिर आता है सरकार के द्वारा आकार में कटौती। फिर आता है विकास में विकसित देशों के लोक प्रशासन विशेषताएं। विकसित देशों प्रशासन विशेषताएं। प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, नीति निर्माण, विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका। नौ लोक प्रशासन का उद्देश्य। प्रशासन व्यावसायिक, अव्यवसायिक प्रशासन, विकेंद्रीकृत प्रशासन, नौकरशाही के साथ जनसहभागिता प्रशासन। लोक प्रशासन की गुणात्मक भूमिका, संविधान प्रति प्रतिबद्धता, संवेदनशील प्रशासन, नियम एवं कानून और लचीलापन, राजनीतिक लोक सेवकों में समन्वय। फिर आता है विकासशील देशों में लोक प्रशासन अवधारणा। यह एक लोक प्रशासन औपनिवेशिक विरासत है। इसमें सामान्य महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासन में औपचारिक नियम एवं कानूनों पर अत्यधिक बल, मंत्रियों लोक सेवकों मध्य विवाद, जनसहभागिता का अभाव, बढ़ती हुई लाल फीताशाही। विकास प्रशासन का उदय, तकनीक उन्नयन का अभाव होना, संसाधनों कमी होने, आर्थिक मानवीय। लोक प्रशासन में मात्रात्मक भूमिका। फिर आता है विकसित एवं विकासशील देशों प्रशासन में अंतर। यह स्वतः विकसित की औपनिवेशिक विरासत, इसकी विशेषज्ञ भूमिका, सामान्य भूमिका, तकनीक रूप से सशक्त अभाव, संवेदनशील प्रशासन, ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसमें जन सहभागिता युक्त प्रशासन, जन सहभागिता का अभाव, राजनीतिक लोक सेवकों में समन्वय होता है, राजनीतिक लोक सेवकों में विवाद होता है, नियम एवं कानून में लचीलापन, ये नियम एवं कानून कठोरता से पालन। लोक प्रशासन की गुणात्मक भूमिका, लोक प्रशासन मात्रात्मक भूमिका। नौ लोक प्रशासन का उद्देश्य, इसमें विकास प्रशासन का उद्देश्य। ये 1955 में, ये 1968 में नौ लोक है। फिर आता विकसित एवं विकासशील लोक प्रशासन का महत्व यह है कि बिलो बिन का अर्थ लोक प्रशासन सरकार की चौथी शाखा है। एप्पल बिन का अर्थ लोक प्रशासन बिना सरकार के परिचर्चा क्लब है। नेहरू जिन का लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक न्याय के माध्यम। पॉल पिगोस ने कहा लोक प्रशासन समाज में स्थिति सुनिश्चित करता है। डोनम ने कहा यदि हमारे सभी तक पतन होता है तो ये लोक प्रशासन असफलता होगी। फिर आता मैं तो जन कल्याण का माध्यम, सामाजिक आर्थिक न्याय के माध्यम, संस्कृति और सभी तक संरक्षक, लोकतंत्र का वाक रक्षक, नियमक प्रशासन सुनिश्चित करता है, एकता अखंडता बनाए रखता है, आजीविका का माध्यम, निजी प्रशासन सुरक्षा, आम आदमी मानवाधिकार संरक्षण, विषय रूप में तो लोक प्रशासन कार्य और कार्य क्षेत्र में वर्गीकरण, लोक कल्याण का राज्य को उद्देश्य, आंतरिक सुरक्षा, विभिन्न चुनौतियां, पर्यावरण निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन, विभिन्न आर्थिक समस्याएं, सरकार समान वितरण, एलपीजी का प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि। लोक प्रशासन अध्ययन के विभिन्न उपागम। परंपरागत उपागम शास्त्रीय, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, कानूनी, जीवन स्मरण एवं पाठ्य विषय वस्तु। और आधुनिक में आते मानवीय संबंध उपगम, यह नव शास्त्रीय उपगम, व्यवहारवादी पद्धति, व्यवस्था परिवर्तन पद्धति, पारिस्थितिक दृष्टिकोण, घटना अध्ययन पद्धति। परंपरागत उपागम या पद्धति विचारधारा में आते हैं मुन्ने, रेले, गुलिक, उर्वरिक और फेवलेन ने समर्थन किया। अन्य नाम है यांत्रिक सिद्धांत या प्रशासनीय प्रबंधकीय सिद्धांत। ये सिद्धांत लोक प्रशासन प्रारंभ विषय वस्तु को विकास किया। इस सिद्धांत ने औपचारिक संगठन के अध्ययन पर बल दिया। आर्थिक अभिप्रेरणा, समर्थन, लोक एवं निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं है। प्रशासन या प्रबंध समान प्रकार अवधारणा, ये एक दूसरे पर्याय है। शास्त्रीय विचार लोक प्रशासन के लोक प्रशासन विज्ञान मान पर बल देते हैं। संगठन में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। इस सिद्धांत को यांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य संगठन के उत्पादन बढ़ाना। आलोचना यही है कि शास्त्रीय सिद्धांत में मानवीय भावना व संवेदनाओं को स्थान नहीं दिया गया। ये केवल मौद्रिक अभिप्रेरणा पर बल देते, जबकि गैर आर्थिक कार्य भी कर्मचारी को विपरीत करते हैं। यह सिद्धांत कर्मचारी को मशीन बनाता है। योगदान ये है कि सिद्धांत ने लोक प्रशासन के प्रारंभिक विषय वस्तु पर विकास किया जब लोक प्रशासन विकास की सहस्वावस्था था। इस विचारधारा के विभिन्न सिद्धांत आज प्रशासन के पद, सोपान, शक्तियों, उत्तरदायित्व, कार्य विभाजन, समन्वय। फिर आता लोक प्रशासन निजी प्रशासन मध्य अंतर निरंतर रूप से गौण होता जा रहा है। इस विचारधारा लोक प्रशासन ने भविष्य में होने वाले शोध अनुसंधान प्रोत्साहित किया। इस विचार लोक प्रशासन साहित्य को समृद्ध बनाए। वैज्ञानिक प्रबंध यह टेलर, गिल और प्रयत्न लिया है। WSCD मूल नियम यह है कि कार्य को विज्ञान के रूप में विकसित करना। टेलर ने अंगूठे नियम विरोध किया। इसे चरण 3
अध्ययन के समय, अध्ययन गति, अध्ययन थकान, अध्ययन कर्मचारियों का वेतन वैज्ञानिक आधार पर चयन, कर्मचारियों के कार्य के मध्य समन्वय और वैज्ञानिक आधार पर कार्य का विभाजन। यह 4 WSCD मूल नियम है, WSCD। फिर आता मानसिक क्रांति। टेलर ने मानसिक क्रांति द्वारा प्रबंधन एवं कर्मचारियों मध्य समन्वय वृद्धि के प्रयास किया। उसके द्वारा दोनों को एक दूसरे के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रबंधन को श्रमिकों को पर्याप्त वेतन, सकारात्मक कार्य परिस्थितियां उपलब्ध करवानी चाहिए और श्रमिकों को प्रबंधन हेतु अधिक उत्पादन करना चाहिए। यह उपभोक्ता हेतु भी लाभप्रद है। अधिक वेतन तो प्रबंधन पर्याप्त वेतन, सकारात्मक कार्य परिस्थितियां, उपभोक्ता सस्ती विगतपूर्ण वस्तुएं प्राप्त करेंगे। श्रमिक अपवाद द्वारा प्रबंधन। टेलर के अनुसार श्रमिकों को दिन प्रतिदिन समस्याओं अपने स्तर पर कर लेना चाहिए। अपवाद स्वरूप इन समस्याओं को प्रबंधन तक जाना चाहिए। यदि समय बचेगा, संगठन के अनेक कार्यों पर ध्यान केंद्रित हो पाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से टेलर ने श्रम संघों का विरोध किया है। विभेदीकृत मजदूरी दर। टेलर ने इसके द्वारा ठेका पद्धति के समर्थन किया है। 5वां फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इस सिद्धांत द्वारा आदेश की एकता सिद्धांत का विरोध किया है। यह विचारधारा संगठन में वैज्ञानिक विधियों पद्धतियों का अनुप्रयोग पर बल देती है। यह संसाधनों कुशलता प्रयोग पर बल देता है। यह संगठन में कार्य कुशलता में तो समर्थन करता है। नए टेलरवाद कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन भी संगठन में अधिकतम समन्वय पर बल देता है। मानसिक क्रांति। यह सिद्धांत संगठन के आदेश की एकता का विरोध करता है। यह ठेका पद्धति के समर्थक है। यह अंगूठे नियम का विरोध करता है। हर काम को नियोजित ढंग से करने का समर्थक श्रम संघों का विरोध करता है। आर्थिक प्रेरणा कारकों पर बल देता है। आलोचना ये कि कर्मचारी को औद्योगिक रोबोट मानता है। इस विचारधारा मानवीय मूल्यों को स्थान नहीं है। यह सिद्धांत केवल आर्थिक प्रेरणा कारकों बल देता है। गैर आर्थिक कारकों कर्मचारी को अभिप्रेरित करते हैं। ये विचारधारा छोटे समय में अधिक प्रासंगिक नहीं है। सीमित वित्तीय संसाधन जिनके पास और प्रासंगिकता महत्व उपयोगिता। यह सिद्धांत वैज्ञानिक विधियों तकनीकों के प्रयोग पर बल देता है। वर्तमान में लोक प्रशासन में विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग किया जा रहा है। CPMPRT। ये विचारधारा वैज्ञानिक आधार पर भर्ती का पक्ष दर वर्तमान CSET पेपर माध्यम दृष्टिकोण जांच जा रहा है। विभेदीकरण मजदूर दर ठेका पद्धति का समर्थन करती है। NPMP ठेका पद्धति का समर्थक। PP मॉडल 1990 के पश्चात NPM लोक प्रशासन 3 का समर्थन करता। ठीक उसी प्रकार वैज्ञानिक प्रबंधन भी कार्य कुशलता में का समर्थक था। यह विचारधारा कार्यात्मक पर्यवेक्षण सिद्धांत द्वारा आदेश की एकता का विरोध करती है। वर्तमान विकास प्रशासन में आदेश की एकता सिद्धांत प्रासंगिक है। ऐतिहासिक पद्धति। यह पद्धति प्रशासनिक संस्थाओं, संगठनों, विकास व इतिहास के अध्ययन पर बल देती है। LD वाइट की 2 पुस्तकों द जेफोनिज्म में अमेरिकी संघीय सरकार के प्रारंभिक 40 वर्षों का अध्ययन किया गया। जीवन संस्मरण पद्धति। यह पद्धति विभिन्न प्रशासकों और राजनेताओं के जीवन संस्मरण के अध्ययन पर बल देती है। प्रशासकों और राजनेताओं के अनुभव से लोक प्रशासक के विद्वान सीख या प्रेरणा ले सकते हैं। यह पद्धति ऐतिहासिक पद्धति के निकट है। धर्मवीर विधि पद्धति। यह पद्धति जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम में लोकप्रिय है। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन कानूनों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन है। यह अध्ययन पद्धति 2 प्रकार कानूनों का अध्ययन पर बल देती है। संवैधानिक कानून 3 अंगों का अध्ययन, व्यवस्थित कार्यपालिका, प्रशासनिक कानून, सामाजिक संस्थाओं में संगठनों का अध्ययन। 6वां विश्वविद्यालय पद्धति। यह पद्धति सरकार द्वारा दी जाने सेवाओं के अध्ययन पर बल देती है। एग्रीकल्चर हेल्थ एजुकेशन। फिर आता मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत। पहला मानव संबंध सिद्धांत। इसका अन्य नाम नवशास्त्रीय सिद्धांत, डॉक्टरी पद्धति, डिक्सन, व्हाइट हेड, राल्थिस, बैटलर या मेयो और उसके साथ ही USA को हॉर्थन नामक स्थान पर 1932 प्रयोग दिए, जैसे हॉर्थन प्रयोग किया जाता है। हॉर्थन अध्ययन 1932 मान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग। इस प्रयोग में प्रकाश उत्पादन के मध्य संबंध जानने के लिए प्रयास किया गया। लाइट ज्यादा तो प्रोडक्शन कम, लाइट कम तो प्रोडक्शन भी कम और लाइट प्रोडक्शन समानुपाती है। आश्चर्यजनक ढंग से कुछ समय बाद पश्चात उत्पादन में स्वतः वृद्धि हुई। रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग 1927-29। इस प्रयोग में भौतिक अवस्थाओं में भौतिक परिस्थिति वृद्धि की जब भौतिक सुविधा ज्यादा तो उत्पादन ज्यादा, सुविधा कम तो उत्पादन कम, भौतिक सुविधा समानुपाती उत्पादन। आश्चर्य ढंग से कुछ समय पश्चात उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि कर्मचारी कंपनी के प्रयोग के संबंध में जान चुके थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उत्पादन वृद्धि के अर्थात उन्होंने औपचारिक संगठन में बना। अनौपचारिक संगठन उत्पादन को प्रभावित करता है। साक्षात्कार प्रयोग 1929 से 32 में और उसके साथ ही प्रबंधन के साथ मिलकर 1920 से 32 में श्रमिकों का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार माध्यम से श्रमिकों को समस्या को जानने प्रयास किया। गौरतलब है साक्षात्कार दौरान ही उत्पादन वृद्धि अर्थात संगठन में गैर आर्थिक कारक भी कर्मचारी को अभिप्रेरित करते हैं। बैंक वायरिंग प्रयोग। कंपनी के 31 से 32 की कंपनी सोल्डर एवं टर्मिनल इकाई में उत्पादन स्थिर था। मैं और उसके साथियों ने पाया कि कर्मचारी उत्पादन में कुछ मानक निश्चित रखकर जो निम्न प्रकार के श्रमिक जो तय मानक से अधिक उत्पादन करता है रेडवेस्टर, तय मानक से कम करता है सीलर और प्रबंधक को शिकायत करने वाला स्कूलर। मानव प्रबंधन विशेष संबंध सिद्धांत की विशेषता यह है कि यह सिद्धांत अनौपचारिक संगठन महत्व पर बल देता है। ये संगठन के गैर आर्थिक अभिप्रेरित अध्ययन कार्य को प्रबल देता है। ये इस विचारधारा के अनुसार कार्य संतुष्टि से उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अध्ययन का मुख्य बिंदु है श्रमिक है। समर्थन है लोकतांत्रिक नेतृत्वशाली। यह सिद्धांत श्रम संघों के महत्व पर बल देता है। इसके अनुसार सत्ता का प्रवाह संगठन नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह विचारधारा रेबल या झुंड परिकल्पना को खारिज करती है तथा ओन परिकल्पना का समर्थन करती है। रेबल परिकल्पना ये एक कर्मचारी स्वार्थी लोगों की भीड़ है
और ऑन परिकल्पना मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन मैन ऑन वर्कर और द मशीन। आलोचनाएं अमेरिकन ऑटो वर्कर्स के अनुसार एल्टन मेयो गाय समाजशास्त्री है। ये केवल गैर आर्थिक प्रेरणा कारकों पर बल देता है, जबकि आर्थिक प्रेरणा कारकों को भी श्रमिकों को अभिप्रेरित करते हैं। प्रथम प्रयोग के सैंपल सामान्यकरण के लिए अपर्याप्त थे। 12 लड़कियों के प्रासंगिक तो उपयोगिता देने में तो ये अवधारणा गैर आर्थिक प्रेरणा कारकों पर बल देती है। वर्तमान प्रशासन में भी विभिन्न गैर आर्थिक कारकों प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रशस्ति पत्र, मातृत्व पत्र, अवकाश। यह अवधारणा श्रम संघों को समर्थन करती है। AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मेयो का सांस्कृतिक कार्य जन सहभागिता बढ़ाने सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वर्तमान प्रशासन में जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। RTA, सिटीजन आर्ट एक्ट और सामाजिक ऑडिटिंग। और ये सिद्धांत प्रभावी जनसंख्या निवारण व्यवस्था का समर्थन करती है। वर्तमान प्रशासन भी इसके द्वारा भी इसके प्रयास किए गए हैं। ये लोक सेवा गारंटी एक्ट। शास्त्रीय अनौपचारिक सिद्धांत अंतर। शास्त्रीय होते हैं औपचारिक संगठनों के अध्ययन पर बल देते हैं, अनौपचारिक संगठन अध्ययन पर बल देते हैं। ये अभिप्रेरणा के आर्थिक कारकों पर बल, ये गैर आर्थिक कारकों पर बल देता है। उत्पादन बढ़ता है तो कार्य संतुष्टि भी बढ़ती है, कार्य संतुष्टि बढ़ती है तो उत्पादन घटता है। निरंकुश नेतृत्व समर्थन। लोकतांत्रिक नेतृत्वशाली का समर्थन सत्ता पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सत्ता पर कर्मचारी मशीन मानता है। ये सामाजिक मनुष्य मानता है। ये रेबल परिकल्पना, ये और परिकल्पना निकट, जैसे यांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है, जैसे चिकित्सा की पद्धति कहा जाता है। समर्थन मुनेर गोलिक और रॉयल, इसके डिक्शन में व्हाइट एजबर्डर। और अध्ययन का मुख्य बिंदु प्रबंधकीय स्तर का है। अध्ययन का मुख्य बिंदु श्रमिक का कर्मचारी। फिर आता मानव संबंध सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंधन या नवशास्त्रीय प्रबंध में तुलना समानता। दोनों प्रमुख उद्देश्य उत्पादन वृद्धि करना। दोनों प्रबंध श्रमिकों मध्य समन्वय पर बल देते हैं। मानसिक क्रांति सशक्त कार्य में दोनों लोकतांत्रिक नेतृत्वशाली समर्थक। दोनों के अध्ययन का मुख्य कारण श्रमिक के कर्मचारी। वैज्ञानिक प्रबंध वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन प्रबल, ये नवशास्त्रीय अनौपचारिक संगठन बल, ये श्रम संघों विरोध, ये श्रम संघों समर्थन। ये आर्थिक अभिप्रेरणा कारकों पर बल देता है, गैर आर्थिक पर बल देता है। ये कर्मचारी रोबोट मानता है, ह्यूमन बीइंग मानता है। ये मानवीय मूल्य संवेदना नहीं मानता, ये समानता बल देता है। ये बड़े संगठनों प्रासंगिक, ये सभी संगठन तो प्रासंगिक। इसके टेल गिलब्रेथ और इसके मेयो डिक्सन बर्ड व्हाइट और हेड। व्यवहारवादी सिद्धांत साइमन व बर्नार्ड। विशेषतः ये मानव संबंध सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप है। ये सिद्धांत कर्मचारी मानव व्यवहार, आंतरिक मूल्य, विचारशीलता के अध्ययन पर बल देता है। ये लोक प्रशासन में सूक्ष्म अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवादी चिंतकों के अनुसार लोक प्रशासन को विज्ञान बनाया जाना चाहिए। ये लोक प्रशासन में अंतर विषय अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवादी चिंतकों के अनुसार लोक प्रशासन को विज्ञान बनाया जाना चाहिए। ये लोक प्रशासन में विश्लेषणात्मक अध्ययन पर भी बल देता है। प्रासंगिकता, दयनीय महत्व, उपयोगिता। इस विचारधारा ने लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ एकीकृत किया है। इस सिद्धांत ने लोक प्रशासन आदर्श विषय के स्थान पर व्यवहारिक विषय बनाया है। निर्णय निर्माण वर्तमान संगठनों में भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया। इसने लोक प्रशासन में आगामी शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। मानव संबंध सिद्धांत एवं व्यवहारवादी सिद्धांत तुलना समानता। ये एक दोनों अनौपचारिक संगठन के अध्ययन पर बल देते हैं। दोनों सत्ता के स्वीकृति दृष्टिकोण के समर्थक है। दोनों संगठन में प्रबंधन एवं कर्मचारियों मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों का समर्थक है। मानव संबंध सिद्धांत, ये सिद्धांत संगठन कर्मचारियों मध्य अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर बल देता है। व्यवहारवादी है वो व्यवहार एवं विचारशीलता और मूल्य के अध्ययन पर बल देता है। इसके अनुसार निर्णय मूल्य पर आधारित होना चाहिए। इसके अनुसार निर्णय तथ्यों और मूल्य का योग है। ये लोक प्रशासन वृद्ध अध्ययन का समर्थक मानव संबंध, और ये है सूक्ष्म अध्ययन का संबंध। ये व्याख्यात्मक अध्ययन का समर्थक है। ये व्याख्यात्मक अध्ययन साथ साथ विश्लेषण अध्ययन का समर्थक है। तीसरा व्यवस्था सिद्धांत। ये भी साइमन और बर्नार्ड के द्वारा। इसमें दो प्रकार की व्यवस्था होती है। पहली है बंद व्यवस्था, बाह्य से अंतर्क्रिया नहीं करती। खुली व्यवस्था बाह्य परिवेश से अंतर्क्रिया करती है। प्रत्येक सामाजिक संबंध में विभिन्न व्यवस्था होती है। प्रत्येक व्यवस्था में विभिन्न उपव्यवस्था भी होती है। प्रत्येक उपव्यवस्था विशिष्ट कार्य होता है। उपव्यवस्था अंतर संबंधित एक दूसरे पर निर्भर करती है। यदि कोई भी उपव्यवस्था प्रभावित होती है तो यह संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करेगी। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक खुली व्यवस्था के आसपास वातावरण से प्रभावित होती है। आर्थिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक संगठन को गतिशील होना चाहिए। मैं तो उपयोगित लेने प्रसंग। यह प्रथम दृष्टि विचारधारा जिसने संगठन व परिवेश के मध्य अंतर संबंध बताया। यह सिद्धांत संगठन ने साझा प्रयास एवं समन्वय का समर्थक है, क्योंकि यह संगठन में गतिशीलता पर बल देता है। यह संगठन में नवाचार और सुधारों का समर्थक है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपगम समर्थक गैरबिली, आमंड, रिक्स, डेविड एप्टर। विशेषता प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न संरचनाएं होती है। संरचनाएं सामान्य दो प्रकार की होती है। प्रत्येक संरचना जो दिखाई देती कॉलेज स्कूल, अप्रत्येक संरचना जो दिखाई नहीं देती है। प्रकार से अभिप्राय संगठन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य व लक्ष्य से है। प्रकार दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष वे होते हैं जो उद्देश्य परिणाम जो संगठन प्राप्त करना चाहता है। गुप्त प्रकार वो होते हैं अवांछित परिणाम प्रत्येक संरचना के निश्चित प्रकार होते हैं। संरचना व प्रकार एक दूसरे के पूर्वक होते हैं। संरचना व प्रकार अंतर संबंधित है। मॉडर्न पांचवी है आधुनिक में घटना संबंधित घटना अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड। यह उदाहरण 1930 आसपास लोकप्रिय जो प्रशासकीय संगठनों की समस्याओं घटनाओं के अध्ययन पर बल देती है। यह उदाहरण यूएस में लोकप्रिय प्रशासनिक समस्या का अध्ययन घटना का अध्ययन है। पारिस्थितिक सिद्धांत है छठा।
इसके समर्थक रिक्शा एप्टर। इस अवधारणा को IM गोप ने एक लोकप्रिय बनाया था। यह अवधारणा प्रशासन व परिवेश के मध्य अंतर संबंधों पर बल देती है। यह व्यवस्था सिद्धांत के निकट है। रिक्स ने फिलीपींस और चाइना के प्रशासन व परिवेश के मध्य अध्ययन किया। प्रबंधन संगठन का वह भाग जो संसाधनों में समन्वय, संसाधनों में समर्थित उपयोग संसाधनों संगठन के लक्ष्यों की ओर ले जाता है। संगठन के लक्ष्यों की ओर उपयोग सुनिश्चित और समन्वय। प्रबंध व प्रशासन लोग विभिन्न विस्तार। अमेरिकन व्यूज, रॉबिन्सन और शुल्ज। इसके अनुसार प्रशासन एक व्यापक अवधारणा तथा प्रबंध प्रशासन का ही भाग है। आंगल व्यूज, जेपी डेनियल, जेम्स लोंडी। इनके अनुसार प्रबंध प्रशासन से व्यापक है, अर्थात प्रशासन प्रबंध का ही एक भाग है। फिर आता थर्ड व्यू, मुन्ने रेले गुलिक। इसके अनुसार प्रबंध और प्रशासन एक दूसरे को पर्यायवासी है। फिर आता प्रबंध प्रशासन में अंतर है। इसके अनुसार ऑलिवर शेल्डन की पुस्तक फिलोसफी एंड मैनेजमेंट। प्रशासन में प्रबंधन भी शामिल है, प्रबंधन प्रशासन का ही एक भाग है। यह एक व्यापक है, यह संकुचित है। प्रशासन संगठन के लक्ष्यों का निर्धारण करता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और प्रशासन में प्रभावी नेतृत्व समन्वय सुनिश्चित करता है। यह संगठन में संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करता है। यह संगठन में प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है, निष्पादन सुनिश्चित करता है। फिर आता सामान्य वर्सेज विशेषज्ञ। सामान्य विशेषज्ञ विवाद की मुख्य जड़ है कोर्ट ट्रिब्यूनल रिपोर्ट। सामान्य वे लोग से सामान्य शिक्षा प्राप्त कर भर्तियों प्रशिक्षण प्राप्त कर पदों पर नियुक्त होते हैं तथा पोस्ट कॉप संबंधी कार्य करते हैं, जैसे DC, DM, SDO। विशेषज्ञ वे जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, विशेष शिक्षा और भर्तियों प्रशिक्षण पश्चात मध्य स्तरीय प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होते हैं। विशेषज्ञ सदैव सामान्य के अधीनस्थ कार्य करते हैं, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर। सामान्य के विशेषज्ञ अंतर, सामान्य की शिक्षा प्राप्त करते हैं, पोस्ट कर कार्य करते हैं, उस पदों पर नियुक्ति प्राप्त करते हैं। राजनीति का अधिक निकटता, अंतर विभागीय तबादले। ये तकनीक विशेषज्ञ व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, तकनीक विशेष कार्य करते हैं, मध्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति तुलनात्मक रूप से कम होती है, राजनीति के निकट हमेशा एक विभाग में कार्य करते हैं। फिर आता है सामान्य तेरह पदोन्नति, उच्च वेतनमान, ब्यूरोक्रेट भी कहा जाता है, संभागीय आयुक्त जैसे उदाहरण। और इनके तुलनात्मक रूप से धीमी पदोन्नति, तुलनात्मक रूप से कम वेतनमान, टेक्नोक्रेट कहा जाता है। सामान्य विवाद के कारण उस प्रशासनिक पद केवल सामान्य के लिए आरक्षित है, जैसे SDO, SE। सामान्य को प्राप्त उच्च वेतन और सुविधाओं के कारण विवाद बनाई गई अतार्किक नीति जैसे विशेषज्ञों को लागू करनी पड़ती, सामान्य की नीति बढ़ा देते, जैसे NFS 2013। सामान्य की तिरु पदोन्नति, सामान्य के विशेषज्ञों प्रति निरंकुश व्यवहार होना, नीति निर्माण केवल सामान्य की भूमिका होना, सामान्य के द्वारा विशेषज्ञों प्रति वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में अनावश्यक टिप्पणियां, और सामान्य की राजनीतियों से अधिक निकटता, सचिवालय में केवल सामान्य के प्रभुत्व, विवाद को हल करने के समाधान, सरकार को द्वारा पूर्व निर्धारित किया जाना किस पर सामान्य नियुक्त किया जाना चाहिए, सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, नई अखिल भारतीय सेवा सदन किया जाना, भारतीय चिकित्सा सेवा, अखिल भारतीय अभियांत्रिक सेवा, और नीति निर्माण में विशेषज्ञ भूमिका सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ सामान्य की भांति त्रिपदोन्नति हो, एक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सरकार को सचिवालय निदेशालय को एकीकृत किया जाना चाहिए, एकीकृत पद सोपान व्यवस्था की जानी चाहिए, एक पद सोपान लेटरल एंट्री व्यवस्था। प्रथम प्रशासनिक सुधार के अनुसार सेवाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक। ये सेवा के लिए विशेषज्ञों द्वारा होनी चाहिए, कृषि वित्त बीमा, और इन सेवा सामान्य के विशेष दोनों कार्य कर सकते हैं, जैसे कार्मिक प्रशासन। फिर आता उल्लेखनीय ब्रिटेन की फुलटन समिति ने विशेषज्ञों का पक्ष रखा, अमेरिका हूवर आयोग ने सामान्यों का एवं भारत के प्रथम सुधार आयोग ने विशेषज्ञों का समर्थन किया। सामान्य के पक्ष में तर्क किया, सामान्य उस स्थिति सदी परंपरागत रूप से प्राप्त है। सामान्य के विशेषज्ञों की तुलना व्यापक अनुभव होता है कि वो अलग अलग विभागों में कार्य करते हैं, नीति निर्माण कार्य जटिल प्रक्रिया, इसलिए यह कार्य सामान्य के द्वारा किया जा सकता है। विशेषज्ञ केवल क्षेत्र विषय प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, निर्णय निर्माण कला जो केवल सामान्य बेहतर कर सकते हैं, सामान्य के समाज की बौद्धिक क्रिया में अथवा प्रशासन में उच्च स्थिति प्राप्त होने से विशेषज्ञों पर तरह के सभी को समानता का अधिकार है। विशेषज्ञों को सामान्य के भांति अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि नीति निर्माण जटिल प्रक्रिया में तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्यकता है। सामान्य के केवल नियामक ही प्रशासन में प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, जबकि ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे निर्वाचन, आपदा प्रबंधन आदि। प्रशासन बढ़ती तकनीकी समस्या, साइबर अटैक, डिजिटली विकसित देशों से प्रेरणा था, विशेषज्ञ नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक सुधारों पर ई गवर्नेंस और बल, प्रशासन बढ़ती लाल पीता सही व औपचारिकता। फिर आता प्रशासन में नैतिक मूल्य, सत्यनिष्ठा से अभिप्राय लोक सेवकों की आंतरिक सुसंगतता से सत्यनिष्ठ लोक सेवक की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। सत्यनिष्ठ भ्रष्टाचार सतत दुरुपयोग रक्षक रूप कार्य करता, लाभ यह भ्रष्टाचार कम करती, संसाधनों और समुचित उपयोग, आम जनता को विश्वास वर्दी, प्रशासन सामवर्दी, प्रभावी क्रियान्वयन अभिप्रेरित करता, अन्य को भी और कार्य कुशलता वृद्धि होती है। इसके भ्रष्टाचार या कमी के कारण है अपर्याप्त वेतन, औपनिवेशिक विरासत, भ्रष्टाचार निरोधी कानून, लचीलापन, संविधान अनुच्छेद 311, संतान समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, भ्रष्टाचार निरोध संस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप, लोक सेवकों को विवेकाधीन शक्तियाँ अधिक, जन जागरूकता का अभाव, लाल पिता से औपचारिकता ज्यादा, नैतिक शिक्षा अभाव, बढ़ता भौतिकवाद। उपाय यही एक वेतन सुविधा बढ़िया दें, नीति शास्त्र को विद्यालय एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए, 311 को समाप्त किया जाना चाहिए, ई गवर्नेंस को
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोक सेवकों को विवेकाधीन शक्तियां न्यून किया जाना चाहिए। द्वितीय प्रश्न सुधार आयोग भ्रष्टाचार निरोध हेतु कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार निरोध संस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी। द्वितीय प्रश्न सुधार के आयोग के अनुसार नैतिकता आयुक्त की स्थापना, पारदर्शिता, शपथ, सत्यनिष्ठा वृद्धि के लिए किए गए प्रयास। गोरवाल आयोग, एंगर आयोग, संतानम आयोग, प्रथम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, विभिन्न कानून, भ्रष्टाचार निरोध कानून 1947, सूचना अधिकार आरटीआई 2005, लोक सेवा गारंटी 2011, लोकपाल अधिकारी 2013, व्हीसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2013, विभिन्न संस्थाएं केंद्रीय स्तर पर सीबीएस, सीवीसी, ईडी, लोकपाल, राज्य स्तर पर एसीबी, लोकायुक्त, राज्य सतर्कता आयोग, विभिन्न आचरण नियमावली, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1956, केंद्रीय सेवा आचरण नियमावली 1955, राजस्थान राज्य आचरण नियमावली 1971, रेलवे सेवा आचरण नियमावली 1956, विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016। गैर पक्षकारिता, एक लोक सेवक राजनीति विचार और मुक्त और राजनीति दलों से असंबद्ध होकर कार्य करना चाहिए। उनके द्वारा बनाई गई नीति कार्य चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल को क्रियान्वयन करे। गैर पक्षधारी का लाभ यह निष्पादन क्रियान्वयन प्रेरित करती, राजनीतिक प्रतिरोध से रक्षा, सदुपयोग संसाधन सदुपयोग सुनिश्चित करती, जनता में विकास वृद्धि सुनिश्चित करती। लोक सेवाओं में गैर पक्षधारिता असंभव क्योंकि लोक सेवकों हेतु मतदान का अधिकार है। किसी लोक सेवक का पारिवारिक सदस्य चुनाव लड़ रहा है। लोक सेवकों की नीति निर्माण भूमिका, नियुक्ति हस्तांतरण, पॉलिटिक डिजायर व्यवस्था का होना और राजनीतिज्ञों का लोक सेवा नकारात्मक हस्तक्षेप। उपाय ये एक नियुक्ति मेरिट आधारित हो, पॉलिटिकल डिजायर व्यवस्था समाप्त हो, स्थानांतरण नीति निर्माण किया जाना चाहिए। मंत्रियों लोक सेवा नकारात्मक हस्तक्षेप शून्य किया जाना चाहिए। आचरण नियमावली का लोक सेवकों कठोरता अनुसरण कराया जाना चाहिए। समर्पण यही है कि संविधान के प्रति लक्ष्य, कर्तव्यों के प्रति सरकार द्वारा बनाई गई नीति कार्य करने। प्रशासनिक संस्कृति है, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन चलाने के लिए अपनाई गई संस्कृति प्रशासनिक संस्कृति कहलाती है। इसके अंतर्गत परंपरा मूल्य सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। प्रशासन विशेषता है अपने विरासत है। प्रशासन रूढ़िवादी अपरंपरागत नौकरशाही विशालाकार लाल पिता से ज्यादा प्रशासनिक भ्रष्टाचार नीति निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण भूमिका। शक्ति वह अधिकार जिसके द्वारा व्यक्ति किसी शक्ति या व्यक्ति समूह प्रभावित करता है। व्यक्तिगत अधिकार शक्ति विस्तृत रूप सत्ता है। शक्ति के स्रोत बल प्रभुत्व सत्ता। शक्ति व्यक्तिगत अधिकार तथा शक्ति वैधता को समाप्त कर सत्ता परिवर्तित हो जाती है। शक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। सत्ता आदेश देने का अधिकार है, वह इसका पालन करवाने की शक्ति है। जब शक्ति की वैधता प्राप्त होती है तो वह सत्ता में परिवर्तित होती है। शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। सत्ता की विशेषता है शक्ति का विस्तृत रूप संगठन, सत्ता का केंद्रीकरण उच्च स्तर पर होता है। सत्ता का प्रभाव संगठन ऊपर से नीचे की ओर होता है। सत्ता का प्रत्यायोजन प्रत्येक संगठन में होता है। संगठन में सत्ता प्रभाव निर्देशन समन्वय नियंत्रण को सुनिश्चित करती है। सत्ता के प्रकार 3 प्रकार की होती है। रेखा सत्ता, इसे निर्णय लेने का अधिकार होता है। यह स्टाफ सत्ता को निर्देश देती है। सरकार के विभाग एवं मंत्रालय। स्टाफ सत्ता वह सत्ता जो निर्णय निर्माण में रेखा सत्ता को सलाह देती है। इसे विशेषज्ञ सत्ता भी कहा जाता है। नीति आयोग, राज्य का आयोजन बोर्ड। क्रियात्मक सत्ता, इसमें क्रिया विशेष में संगठन या संस्थान को सत्ता प्राप्त होती है। आरपीएस विभिन्न विभागीय पदोन्नति के मामले में प्राप्त सत्ता। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार पारंपरिक सत्ता मतलब हस्तांतरण पारंपरिक रूप से किया तो राधक बेटा राधक। करिश्मा सत्ता, किसी व्यक्ति का आदेश पालन उसके करिश्मा व्यक्तित्व के कारण अनुयायी व्यवहार किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी, मंडेला। विधिक सत्ता, ऐसे कुर्सी में सत्ता भी कहा जाता है। सत्ता का हस्तांतरण वैधानिक रूप से किया जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार ये सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। यह सत्ता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सत्ता के मतलब सत्ता के द्वारा संगठन में प्रभावी कार्य निरीक्षण निर्देशन पर्यवेक्षण सुनिश्चित करती है। अधीनस्थों कार्य करवाया जाता है। संगठन प्रभावी अनुशासन और प्रेरित करने का माध्यम भी है। सत्ता का स्रोत है औपचारिक है। संविधान सरकार नियम व्यवहारवादी संस्थाओं के अनुसार अधीनस्थों की स्वीकृति है। सक्षमता विचारधारा के अनुसार सक्षम व्यक्ति के आदेश अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सत्ता की सीमाएं तकनीक सीमा औषधिकरण, तकनीक ज्ञान का अभाव, जैविक सीमा औषधिकरण द्वारा ऐसा आदेश देना जैसे अधीनस्थ का जीवन स्तर खतरा में पड़ता है। आर्थिक सीमाएं की औषधिकारी का आदेश से आर्थिक नुकसान हो तो आदेश मानने से इनकार कर सकता है। पर्यावरण सीमाएं बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि। और विधायी नियंत्रण है कि किसी विभिन्न प्रस्तावों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्यपालिक नियंत्रण, नियुक्ति, निष्कर्षण, अनुशासन, निलंबन। और न्यायिक नियंत्रण, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, रणनीति याचिका। मीडिया द्वारा नियंत्रण, अधिकारियों व कर्मचारियों की आलोचना द्वारा स्टिंग ऑपरेशन। शक्ति व सत्ता में अंतर। शक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रभावित करने का अधिकार है। इसका कानून स्वरूप नहीं होता है और इसका अस्तित्व सत्ता बिना संभव नहीं। शक्ति प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। शक्ति का जुड़ाव जवाबदेही से नहीं है। सत्ता, जबकि सत्ता आदेश देने का अधिकार है, उसे पालन करवाने की शक्ति है। इसका कानून स्वरूप होता है। शक्ति को वैध प्राप्त होने के पश्चात यह सत्ता में परिवर्तित होती है। इसका अस्तित्व शक्ति के बिना संभव नहीं है। सत्ता का प्रत्यायोजन संभव है। सत्ता के साथ जवाबदेही जुड़ी होती है। उत्तरदायित्व, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य करने न करने विशेष प्रकार से करने का बंधन ही उत्तरदायित्व। और उत्तरदायित्व सत्ता का बंधन है तो आवश्यक है, इसलिए शास्त्रीय विचार सत्ता के साथ उत्तरदायित्व जोड़ा है। उत्तरदायित्व 2 प्रकार। उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता। उत्तरदायित्व व्यक्तिगत या नैतिकता, ये
व्यक्तिगत जीवन एवं सैन्य प्रशासन दोनों तक लागू होता है। इसका संबंध सर्वोच्च सत्ता से है। जवाबदेहिता कानून बाध्यता होती है और सैन्य प्रशासन सामान्य प्रशासन लागू होता है। इसका संबंध संविधान चेतनाओं से। लोक प्रशासन पर नियंत्रण विधायिका द्वारा, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, जनता द्वारा नियंत्रण आरटीआई, लोक सेवा गारंटी एक्ट और राजस्थान चुनाव अधिकारी द्वारा, मीडिया द्वारा आंतरिक नियंत्रण, एसीआर और अधिकारियों को निर्देश। व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण, व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण में आता है राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा प्रारंभिक अभिभाषण, राज्य की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति द्वारा आरंभिक भाषण दिया जाता है। सरकार का आगामी वर्ष का विधि होता है। विपक्ष द्वारा अभिभाषण विरोध किया जाता है। विपक्ष द्वारा कार्य में आलोचना की जाती है और विभिन्न प्रश्न पूछकर प्रश्नकाल होता है। 11 से 12 प्रश्नों द्वारा मंत्रिपरिषद राय जानने की कोशिश की जाती है। 3 प्रकार प्रश्न तारांकित मुख्य रूप से दिए जाते, जवाब अतारांकित जवाब लिखित रूप में और अलग सूचना। ये प्रश्न 10 दिन पूर्व दिए जाते हैं। ये प्रश्न 14 से 21 दिन पहले विधानसभा महासचिव दिए जाते हैं। उपरोक्त दोनों शून्यकाल 12 से 1 PM। इसकी शुरुआत 1962 सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा। इसमें उन प्रश्नों चर्चा दिन पर प्रश्नकाल चर्चा नहीं हुई। आधे घंटे की बहस। ये भी व्यवस्था के द्वारा लोक प्रशासन पर प्रभाव नियंत्रण का माध्यम है। इसमें उन प्रश्नों मुद्दों पर चर्चा की जाती है जिन पर प्रश्नकाल व शून्यकाल में चर्चा नहीं हुई। फिर 2 घंटे की बहस 1953 शुरुआत हुई। इसके लिए सप्ताह के 2 दिन सुनिश्चित किए गए। सीमित अवधि की बहस भी कहते हैं। विभिन्न प्रस्ताव द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 1954। यह प्रस्ताव किसी सार्वजनिक महत्व मुद्दे पर ध्यानाकर्षण हेतु कार्य स्थगन 50 सदस्य सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रस्ताव के 50 सदन की कार्य निलंबित कर तत्काल प्रभाव से किसी समकालीन मुद्दे पर विचार विमर्श कर सरकार ध्यान आकर्षित किया जाता है। फिर निंदा प्रस्ताव यह किसी मंत्रिपरिषद के कार्य की निंदा हेतु या आलोचना हेतु लाया जाता है। फिर यह संशोधन 2 बार लाएगा। 19 शरण सिंह की सरकार, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अविश्वास प्रस्ताव, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75(3) में है। इसका उद्देश्य सरकार का सदन में बहुमत जांचना है। इस हेतु भी 50 सदस्य की आवश्यकता होती है। ये केवल लोकसभा विधानसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं विशिष्ट कारण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए विशिष्ट कारण आवश्यकता होती है। मंत्रिपरिषद विरोध, ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री विशेष के विरोध। इसका उल्लेख मूल संविधान 75(3) में अविश्वास का लेकिन निंदा का नहीं है उल्लेख। इसका पारित होना सरकार की गिरना, इसको सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह सरकार के लिए चेतावनी है। निंदा प्रस्ताव। लेखा परीक्षण द्वारा, बाद में लेखा परीक्षण कार्य नियंत्रण महालेखा परीक्षण 148 से 151 तैयार किया जाता है। सीएजी वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय अनियमितता में भ्रष्टाचार खुलासा करता है। विभिन्न समितियों द्वारा 118(1) में किया गया संविधान समितियों का प्रावधान। ये समितियाँ स्थायी समिति, तदर समिति, स्थायी समिति में लोक लेखा समिति, इसमें 15+7 सदस्य और इसका अध्यक्ष विपक्ष होता है। ये सीएजी रिपोर्ट को कार्य करती है, इसलिए सीएजी को पीएससी का मार्गदर्शक मित्र या सलाहकार कहा जाता है। मुख्य कार्य लोक लेखा समिति विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाना। सीओपीयू समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति, कुल सदस्य 22, 15+7। इसमें भी यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में होने वाले अफवाह का पता लगाती है। प्राक्कलन समिति या आकलन समिति, इसमें 30 होते हैं। 30 के 30 सभी लोकसभा होते हैं। प्रशासनिक विभाग में संस्कृति प्रसार करना, प्रशासनिक अफवाह को रोकना। अस्थायी तंत्र समिति संसद की संयुक्त समितियाँ। प्रशासन पर व्यवस्थापिका नियंत्रण की सीमा, भ्रमात्मक नियंत्रण। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष का सरकार पर नियंत्रण है और व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का प्रभुत्व, विधायिका के सदस्यों में विशेषज्ञता का अभाव। यह एक पक्षीय नियंत्रण है। विधायिका का बड़ा आकार, वॉकआउट संस्कृति, प्रदत्त व्यवस्थापन, व्यवस्थापिका में भ्रष्टाचार जैसे ऑपरेशन दुर्योधन। व्यवस्थापिका नियंत्रण में वृद्धि के उपाय, इसमें कार्यपालिका प्रभुत्व कम किया जाना चाहिए, विधायिका आकार को सीमित किया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार कम किया जाना चाहिए, नियंत्रण को द्विपक्षीय बनाना चाहिए, वॉकआउट संस्कृति समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कहता है विधायिका के सदस्यों में विशेषज्ञता कमी पूरा करने के लिए इनके पास विशेष कर्मचारी नियुक्ति किए जाने चाहिए। सलाह के लिए कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण, मंत्रिपरिषद अस्थायी कार्यपालिका द्वारा स्थायी कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण। विभिन्न माध्यम, राजनीतिक निर्देशन, नीति निर्माण का कार्य अस्थायी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, वही नीति क्रियान्वयन स्थायी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। नीति क्रियान्वयन दौरान मंत्रियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से निर्देश, निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि कार्य किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा निम्न तरीकों से नियंत्रित करता है। विभागों से प्राप्त प्राक्कलन का अनुमोदन, आंतरिक अंकेक्षण द्वारा, वित्तीय संहिता द्वारा प्रशासनिक व्यय निर्देश। फिर आता प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा, प्रदत्त व्यवस्थापन व्यवस्थापिका द्वारा अपने कार्य को कार्यपालिका को हस्तांतरण या प्रत्यायोजन है। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण व्यवस्थापिका के पास अत्यधिक कार्यभार, विधायिका में विशेषज्ञता का अभाव, नीति निर्माण में तकनीकी समस्याएं। प्रदत्त व्यवस्थापन भी कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का प्रभावी माध्यम है। आचरण नियमावलियों द्वारा नियंत्रण, प्रशासनिक अधिकारियों का आचरण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न आचरण नियमावलियों का प्रावधान किया गया है, जैसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1956, केंद्रीय सेवा आचरण नियमावली 1955, रेलवे सेवा आचरण नियमावली 1956, राजस्थान लोक सेवा आचरण नियमावली 1973। निष्कर्षण एवं निलंबन, कार्यपालिका को प्रशासनिक अधिकारियों निलंबन एवं निष्कासित करने का अधिकार है। कार्यपालिका नियंत्रण की सीमा है। मंत्रियों में विशेषज्ञता का अभाव,
मंत्रिपरिषद का निर्माण, जाति धर्म के आधार पर मंत्रियों का समयाभाव, मंत्रियों विभागों में परिवर्तन, राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों में साठगांठ। कार्यपालिका नियंत्रण वैधिक उपाय यही है कि संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल निर्माण में योग्य प्रतिभाशाली लोकप्रिय विशेषज्ञ नेताओं को स्थान दिया जाना चाहिए। मंत्रियों को स्वयं का आधार योग्यता अनुभव हो और कार्य संभालने व पूर्व पश्चात प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए मंत्रियों को, ताकि विभागों में विशेषज्ञता हासिल कर सके। मंत्रियों का अपना अधिकांश समय विभागीय कार्यों को समझने में व्यतीत करना चाहिए, नीति निर्माण क्रियान्वयन मूल्यांकन में। और मंत्रियों को अपने संसदीय उत्तरदायित्व निर्वाह करने के लिए पद ग्रहण के पश्चात विभागों की एक कार्य सूची निर्मित किए जाने से और अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। लोक प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण। लोक प्रशासन पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण है। मध्यम साधारण उपचार, न्यायिक समीक्षा, सरकार विरुद्ध अपील, प्रशासनिक अधिकारी विरुद्ध अपील, प्रदत्त व्यवस्थापन की समीक्षा और करारोपण विरुद्ध अपील। असाधारण उपचार, रिट, क्षेत्र अधिकार, बंदी, प्रत्यक्ष अधिकार, उत्प्रेक्षण, प्रमाणादेश, निषेधाज्ञा। साधारण उपचार न्यायिक समीक्षा में आता है, न्यायालय द्वारा व्यवस्थापक के द्वारा पारित कानून नियमों की न्यायिक पुनरावलोकन समीक्षा की जा सकती है। और भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन प्रावधान अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 9 में 1973 से पूर्व शामिल किए गए विषय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। सरकार के विरुद्ध अपील, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध दीवानी व फौजदारी दोनों प्रकार मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन इन मामलों में राष्ट्रपति राज्यपाल को अनुमतियां प्राप्त है। करारोपण के विरुद्ध अपील, आर्टिकल 265 नए कर एवं कर वृद्धि में संसद की पूर्व अनुमति किए जाते हैं। आर्टिकल 265 तहत यदि संसद पूर्व अनुमति बिना नया कर लगाती तो इसे न्यायपालिका द्वारा सुनियोजित किया जा सकता है। प्रदत्त व्यवस्थापन की समीक्षा, न्यायपालिका प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी कर सकती है। न्यायिक सक्रियता जनहितैषिकी, यह भी प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का प्रभावी माध्यम है। असाधारण उपचार, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 और 220 के तहत अंतर्गत रिट जारी की जाए। बंदी प्रत्यक्ष सशरीर उपस्थित करना, इस रिट के अंतर्गत न्यायपालिका प्रशासन किसी बंदी को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायपालिका समक्ष पेश करने का आदेश दे सकता है। उत्प्रेक्षण मतलब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से किसी मुकदमे में संबंधित दस्तावेज सबूत अपने पास मंगवा सकता है। प्रमादेश, इसमें उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने का आदेश प्रदान करता है। अधिकार परछाई, इस रेट के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य में गैर कानूनी कार्य पर रोक लगाई जा सकती है। और निषेधाज्ञा, यह अपील केवल सरकारी अधिकारी विरुद्ध जारी की जाती है। इसका अभिप्राय है स्थगन करना। न्यायिक हस्तक्षेप के कारण अधिकार क्षेत्र का अभाव, अधिकारियों द्वारा अधिकारी व शक्तियों का दुरुपयोग, तथ्यों में त्रुटि, प्रक्रिया में त्रुटि, न्यायिक नियंत्रण सीमाएं, न्यायपालिका में कार्य की अधिकता, अत्यधिक खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय में देरी, न्यायपालिका में आई भाई प्रतिवाद, जज सिंड्रोम, अंकल जज सिंड्रोम, न्यायाधीशों के रिक्त पद, न्यायिक भ्रष्टाचार, ये केवल सर्व परीक्षण पोस्टमार्टम। न्यायिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने उपाय है कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए, न्यायिक भ्रष्टाचार कम किया जाना चाहिए, न्यायालय में भाई प्रतिवाद समाप्त किया जाना चाहिए।